नमस्कार, आपकी खबर आपका फ़ायदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा खास शो है डॉलर रुपया खर्चा बड़ी चर्चा। ये शो इसलिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत सरकार बड़े एक्शन में दिख रही है। इस वक्त सरकार के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। डॉलर को विदेश जाने से कैसे रोका जाए, विदेशों से कैसे डॉलर को भारत लाया जाए और लगातार गिरते रुपए को कैसे संभाला जाए। आज हम इन तीनों चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे डॉलर की खपत को, डिमांड को कम किया जाए, रुपए को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। इन तमाम मुद्दों पर डिटेल में बात होगी, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। यूएस ईरान युद्ध के बाद से रुपए पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक रुपया 4.7% फिसल चुका है और इस साल का कुल नुकसान 6.5% तक पहुंच गया है। कच्चे तेल में उछाल से डॉलर की मांग बढ़ गई है। वहीं एफआईआईज़ की लगातार बिकवाली ने आग में घी डालने का काम किया है। नतीजा ये कि रुपया एशिया की सबसे कमजोर करेंसी बन गया है। अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच सिर्फ 3 महीनों में गुड्स एंड ट्रेड का घाटा 93 अरब डॉलर से ज्यादा रहा, जो पिछले साल इसी दौरान 79 अरब डॉलर था। मतलब साफ है कि जितना कमा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च हो रहा है। तेल का आयात, सोने की खरीद और इलेक्ट्रॉनिक सामान, यही 3 सबसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से रुपया कमजोर हो रहा है। वहीं डॉलर मजबूत हो रहा है। इसे रोकने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाना होगा, गैर जरूरी आयात पर लगाम लगानी होगी और पीएलआई जैसी योजनाओं को तेज रफ्तार देनी होगी। अब बात करते हैं डॉलर को वापस बुलाने की। भारत की सबसे बड़ी ताकत है विदेशों में बसे भारतीय। वित्त वर्ष 2025 में प्रवासी भारतीयों ने 135 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम स्वदेश भेजी और इस मामले में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 है। आईटी और सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट अकेले अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच 57 अरब डॉलर रहा। एफडीआई यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच 47 अरब डॉलर से ज्यादा रहा, जो पिछले साल से 18% ज्यादा है। और अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार एक और बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रही है। विदेशी बॉन्ड निवेशकों का टैक्स 20% घटाने की तैयारी है। आरबीआई पहले ही ये सिफारिश कर चुका है। 2023 से पहले विदेशी निवेशकों को सिर्फ 5% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन जैसे ही ये बढ़कर 20% हुआ, विदेशी निवेशकों ने भारतीय बॉन्ड मार्केट से मुंह मोड़ लिया। अगर ये राहत मिली तो भारत में डॉलर का एक नया रास्ता खुल सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, रुपए की गिरावट कब थमेगी। इस साल अब तक रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 6% टूट चुका है और एशिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में शामिल हो गया है। गुरुवार को ये 95.95 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। आरबीआई के पास अभी करीब 690 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो करीब 11 महीने के आयात के बराबर है और यही असली ढाल है। लेकिन जब तक निर्यात नहीं बढ़ता, आयात नहीं घटता और विदेशी निवेश नहीं आता, तब तक रुपए की राह आसान नहीं होगी। कुल मिलाकर कहें तो सरकार के पास मौका है। सरकार के एक फैसले से भारत में डॉलर का नया रास्ता खुल सकता है। डॉलर इनफ्लो मजबूत हो सकता है और रुपए को वो सहारा मिल सकता है जिसका बाजार को बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरमीत चड्ढा साहब, जो कि सीआईओ एंड मैनेजिंग पार्टनर हैं कंप्लीट सर्कल वेल्थ के। हमारे साथ हैं डीके श्रीवास्तव साहब, जो कि चीफ पॉलिसी एडवाइजर हैं ईवाई इंडिया के, और साथ ही अमित पवारी हैं एमडी सीआर फॉरेक्स के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का सर ये जो हम शो कर रहे हैं, तीन महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक तो ये कि डॉलर को विदेश जाने से कैसे रोका जाए। दूसरा बड़ा जो चैलेंज है वो ये कि डॉलर को कैसे विदेशों से भारत लाया जाए। और तीसरी बड़ी चुनौती कि रुपए की गिरावट को कैसे रोका जाए। इन 3 मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल गुरमीत चड्ढा जी आपसे होगा। आप बताइए, डॉलर को विदेश जाने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए। पीएम ने गंभीर चिंता जताई है इंपोर्ट के ऊपर। उन्होंने कहा कि 1 साल तक गोल्ड ना खरीदें ताकि डॉलर बाहर ना जाए। आप कुछ और उपाय सुझाइए सर, कैसे डॉलर को विदेश जाने से और रोका जा सके। देखिए, 2 चीज़ें सरकार करेगी। एक तो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म है। आपने देखा होगा जो कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट कल एलोकेट हुआ है, 37,500 करोड़, लगभग $4 बिलियन एलोकेट हुआ है। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन पे। बेसिकली ये बोल रहा है कि कोयला हमारे पास है, हम कोल से सिंगैस बना सकते हैं, गैसिफिकेशन ऑफ कोल बोलते हैं।
और उससे हम सारे प्रोडक्ट जो हम इंपोर्ट करते हैं वो बनाए जा सकते हैं, एलपीजी, यूरिया, अमोनियम नाइट्राइट, और जो भी फर्टिलाइजर रिलेटेड इनपुट है। हमने पिछले साल दो 2.8 लाख करोड़ का ये चीज़ें इंपोर्ट करी है। तो ये लॉन्ग टर्म एक स्ट्रैटेजी है कि कैसे हम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज करें, बट इसका आपको फर्क आते आते दिखेगा। आरबीआई बीच बीच में स्टेप्स ले रहा है, जैसे स्वैप, रूपी डॉलर स्वैप अनाउंस कर रहा है। बीच में उन्होंने फॉरेन बैंक्स को बोला कि अपनी जो नेट पोजीशन है डेरिवेटिव की ऑफशोर, उसकी लिमिट डिसाइड करी, वो कट की, और आपको याद होगा रुपया जो है। पर जो सबसे बड़ा कारण है कि दो चीजें हमें इम्पैक्ट कर रही है। एक, जो एनर्जी प्राइस है वो बढ़ रहा है और हमने पास ऑन नहीं किया है। अगर आप वो पास ऑन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा, तो अभी करेंसी में रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि बाजार को ये डर है कि इंडिया की फिजिकल हेल्थ खराब होती जाएगी। रोज का 1,000 करोड़ हमारी ओएमसीज घाटा उठा रही है। तो कहीं ना कहीं एक फ्यूल प्राइस हाइक जब भी होगा, वो एक प्रेशर रिड्यूस करेगा मेरे हिसाब से। उसमें ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, और मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको फ्यूल प्राइस हाइक दिखेगा भी आता अच्छा। हुआ, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। अच्छा। दूसरा स्टेप जो है, हमें एफआईएस को वापस अट्रैक्ट करना पड़ेगा। रोज का 5-6 हज़ार करोड़ का सेलिंग है। पिछले मार्च में $14 बिलियन का सेलिंग है। और आप पिछले अगर 2 साल 3 साल में देखेंगे तो $100 बिलियन लगभग निकला है। तो आज एक न्यूज आई है कि हम एफआईएस को बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स में कुछ टैक्स वेवर देंगे। तो क्या हम विजोल्डिंग टैक्स पे कुछ काम कर सकते हैं? पूरी दुनिया में रेजिडेंसी पे टैक्स लगता है। मतलब अगर आप यूएस के फंड है तो यूएस में टैक्स देना है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हम रेजिडेंसी के बेसिस पे टैक्स नहीं करते, होम कंट्री पे टैक्स करते हैं। तो अगर वहां पे कुछ चेंजेस आते हैं तो एक जो बड़ा आउटफ्लो हो रहा है वो निकलेगा। तो ये कुछ तरीके हैं। और सबसे अच्छा तरीका जो है, एक जो एआई ट्रेड है वर्ल्ड का, वो मुझे लगता है इंडिया मिस कर रहा है। इसलिए जो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स है इंडिया से ओके। बाहर निकलकर ताइवान, कोरिया, यहाँ जा रहा है। ठीक है, परफेक्ट। अब ये जो आपने बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसे में मेरा सवाल डीके श्रीवास्तव सर आपसे होगा कि भाई डॉलर को अगर विदेश जाने से रोकना है तो आपको इंपोर्ट पे लगाम लगाना पड़ेगा। अब इंपोर्ट पे लगाम कैसे लगेगा? एक उपाय जो पीएम की तरफ से पीएम ने सुझाया कि आप जो अननेसेसरी चीज़ें हैं जैसे गोल्ड है उसकी खपत कम करें, पेट्रोल डीजल तो खैर ज़रूरी है लेकिन खपत कम करने पर जोर देना चाहिए। आप बताइए सर, और क्या तरीके हो सकते हैं ताकि हम अपनी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर कम करें, ताकि हमारा डॉलर कम से कम जाए विदेश? जो ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं, और हालांकि ये फॉरेन एक्सचेंज और बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित है, लेकिन सच पूछिए तो पूरी अर्थव्यवस्था में जो 26-27 में जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसको देखना पड़ेगा। अब उम्मीद ये है और एक्सपेक्टेशन इस तरह से बन रही है कि अगर क्रूड प्राइसेस पर जो प्रेशर वेस्ट एशियन क्राइसिस के साथ चल रहा है, उसके कारण इंडियन ग्रोथ जो प्रोजेक्शन पहले 7% के आसपास था, वो घट करके हो सकता है कि 6% हो जाए। इन्फ्लेशन बढ़ करके कम से कम 2% पॉइंट्स बढ़ जाए, हो सकता है वो 4 से बढ़ करके 6% हो जाए सीपीआई में इन्फ्लेशन। ओके। फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों अंडर प्रेशर रहेंगी, और ये जो फिस्कल और करंट अकाउंट का इम्बैलेंस है, ये इकॉनमी की स्ट्रेंथ को दिखलाता है। तो जो बाहर से पैसा आता है और जहाँ से जो पैसा जाता है, वो दोनों जो इकोनॉमिक एजेंट्स है ये देखते हैं कि इकोनॉमिक की स्ट्रेंथ क्या है रिलेटिव टू वेरियस अदर इकोनॉमीज। इसको देख करके वो डिसाइड करते हैं कि कितने गुड्स जो है वो इंपोर्ट करने चाहिए और कहाँ तक एक्सपोर्ट की संभावना है। और खाली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात नहीं है, इसमें कैपिटल फ्लोज क्या होंगे वो भी बहुत महत्व की चीज़ है। तो ये पूरा एक तरह से इकट्ठा करके इस समस्या को देखना चाहिए। ये खाली एक फॉरेन एक्सचेंज की समस्या नहीं है, हालांकि वो एक सबसे सामने आने वाला सिम्टम है। तो इसमें जैसा कि अभी अभी कहा गया कि जो प्राइस पर प्रेशर है उसको पास ऑन करेंगे, तो हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ कहा वो सब समझा जा सकता है कि एक तरह से मॉरल सुएशन या परसुएशन की बात है, लेकिन इंपोर्ट डिमांड कम होगी जबकि प्राइसेस बढ़ेंगी डोमेस्टिकली, और अब डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स जो है कम होगा। तो क्रूड प्राइसेस जहाँ जहाँ इनपुट हैं वहाँ वहाँ प्राइसेस बढ़नी है, और उनके
उनका जो बढ़ने के कारण डोमेस्टिक कंजम्पशन में कमी आएगी, उससे इंपोर्ट की डिमांड में कमी आएगी और इंपोर्ट जो है वो उसके कारण जो है फॉरेन एक्सचेंज उस पेमेंट के लिए ओके जाता है वो कम होगा। ठीक है, परफेक्ट, ये बढ़िया सुझाव है सर कि कैसे कम होगा। लेकिन अब पवारी जी, इसमें रुपए का बड़ा रोल है, और हमने जो हमारा जो तीसरा बड़ा मुद्दा, उसको मैं पहले दूसरे पे डिस्कस कर रहा हूँ, वो ये था कि रुपए की गिरावट को कैसे रोका जाए, क्योंकि रुपया कमज़ोर होने का मतलब ये हुआ कि आपका इंपोर्ट महंगा होना, बाकी इकोनॉमी के ऊपर दबाव बढ़ना। तो रुपए की गिरावट को अगर हम रोक पाएंगे तो डॉलर की बचत भी हो जाएगी। तो कैसे रुकेगा सर, रुपए की गिरावट को कैसे रोका जाए, पवारी जी? सर नमस्कार। लास्ट 12 तारीख को आपके साथ में मुलाकात हुई थी 3:30 बजे। तब मैंने कुछ सजेशन बताए थे कि आरबीआई या गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। उसमें से एक स्टेप हमारा डिस्कस हुआ था कि क्या गवर्नमेंट या आरबीआई ऐसा कोई स्टेप ले जिससे वो एफआईआई को अट्रैक्ट करे फ्लोज। और आज 14 तारीख को उन्होंने ऐसा कुछ एग्जेम्पशन देने का बात किया, जहाँ पे बॉन्ड इन्वेस्टर कोई है तो उनको टैक्स में कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक पहला तरीका है जिससे एफआईआई का फ्लो आ सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इक्विटी मार्केट पे एफआईआई का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। लास्ट कुछ महीनों में हम 15 से 20 बिलियन डॉलर्स इंडिया के बाहर जा चुके हैं। अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे ऐसा कोई चेंजेस लाए जिससे एफआईआई खुश हो, तो उससे भी पैसा इंडिया में आ सकता है। ये एक तरीका हो गया। सेकेंड तरीका हो सकता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेके आए, जहाँ पे एफडीआई इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में रेडी हो। थर्ड स्टेप क्या हो सकता है, जैसे आरबीआई 2013 में डॉलर बॉन्ड लेके आए थे, ऐसा कोई स्टेप ले जिससे डॉलर का इनफ्लो आए, एनआरआई के फ्लोज आए और इंडिया में आके इन्वेस्ट करे। एससीएनआरबी बॉन्ड, ऑयल बॉन्ड, ऐसा कोई तरह के बॉन्ड लेके आए तो उससे भी फ्लो आ सकता है। चौथा चीज क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो यूएस के सामने अपना इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का गैप बढ़ता है, तो उसके कारण में भी कुछ फ्लोस आ सकते हैं। तो गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों सिंक चल रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा बात है। और दोनों ही ऐसा स्टेप ले रहे हैं जिससे अपना जो रुपए का गिरावट है उसकी स्पीड है वो कम हो जाए। मेरे को लगता है कि जो आप प्रॉब्लम तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपने प्रॉब्लम को एक्नॉलेज किया है। मेरे को लगता है कि आरबीआई और गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम को एक्नॉलेज कर लिया है। अब हमें इसके तरफ में कोई अच्छा मोमेंटम मिलेगा और रुपया अब कम गति पे डेप्रिशिएट होगा। और हमारा मानना है कि 96 का जो लेवल है वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और यहाँ से हमें रुपया स्ट्रांग होते हुए दिखता है, ना कि बहुत ज्यादा वीक होते हुए दिखता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि रुपया यहाँ से आपको मजबूत दिख रहा है, वीक नहीं दिख रहा है। अब एक और बड़ा सवाल है, वो ये कि विदेशों से डॉलर कैसे लाना है, और ये सीधा सीधा इंडिकेशन है विदेशी निवेशकों के लिए कि वो लगातार भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली कर रहे हैं, तो उनकी बिकवाली कैसे रुक सकती है। एक बड़ी खबर आ जाई है सोर्सेज से कि जो भारतीय बॉन्ड में विदेशी निवेशकों को कुछ टैक्स में राहत मिल सकती है। क्या इसके अलावा कुछ और बड़े कदम उठ सकते हैं क्या, ताकि डॉलर हम ला पाएँ विदेशों से? इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब गुरमीत सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा, दो बात तो डिस्कस हो गई कि कैसे डॉलर को विदेश जाने से रोकना है, रुपया कैसे मजबूत करना है। तीसरी बड़ी बात ये है कि विदेशों से डॉलर कैसे लाना है भारत में, और इसमें दो तरीके बड़े हो सकते हैं, बाकी तरीके भी हो सकते हैं। दूसरा दो तरीका, एक तो कि एक्सपोर्ट आप ज़्यादा करें, और दूसरी बड़ी बात कि जो विदेशी निवेशक हैं वो पैसे लगाएं, ना कि बेचें यहाँ पर। तो एक्सपोर्ट तो ठीक है, एक सतत प्रक्रिया है, वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम चलता है, लेकिन फिलहाल जो ज़रूरत है कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली को रोका जाए, उनका बाइंग का सेंटिमेंट बनाया जाए। ये कैसे हो सकता है सर? तो अमित जी ने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया, जैसे 2013 में किया था और 1998 में रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड किया था। हालांकि उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि आपको हेज भी करना पड़ेगा डॉलर को, और आप आगे लंबा अवधि का होता है तो इसका कॉस्ट पड़ेगा। बट मुझे लगता है इसके चांसेस हैं, आरबीआई या तो एफसीएनआरबी या रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड का एक स्कीम ला सकती है, जिससे, क्योंकि एक प्रॉब्लम क्या हुई है, जो सबसे बड़ा रेमिटेंस इंडिया का आता था वो गल्फ से आता था।
और वहाँ अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो हमारा रेमिटेंस भी कम हो गया। तो ये डबल मार है, एक आपका आउटफ्लो बढ़ रहा है, दूसरा आपका जो इनवर्ड फ्लो था रेमिटेंस के वजह से कम हो रहा है। दूसरा टैक्स को लेके जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में है, अगर थोड़ी रिलीफ मिलेगी रेजिडेंसी की विदहोल्डिंग टैक्स पे भी, और अगर रेट्स पे कुछ कर सकें तो, हालांकि प्रोबेबिलिटी कम है कि इक्विटी के टैक्सेशन को चेक करें, बट अगर करेंगे तो बहुत अच्छा है। तीसरा, आप एक चीज़ देखेंगे, भारत का, मैं 22 साल से मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ, लगभग इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस इमर्जिंग मार्केट साथ में पहली बार देखा है। अगर आप MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स देखेंगे पिछले 18 महीने में, तो 65% ऊपर है निफ्टी से। 65% का अंडर परफॉर्मेंस, और ये जो सारा पैसा है वो बहुत चुनिंदा स्टॉक्स में जा रहा है, जैसे TSMC में जा रहा है, साउथ कोरिया में सैमसंग और SK वाइंस में जा रहा है, यूरोप में कुछ कंपनीज में जा रहा है। तो बहुत सारी जो वेल्थ है वो बहुत ही गिने चुने स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जब भी थोड़ा सा AI में और हमें शायद उसका थोड़ा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, तो नॉन AI ट्रेड्स में जाएगा। एक दो सजेशंस मेरे और होंगे सरकार को, एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पे कुछ अगर काम कर सके, क्योंकि गोल्ड एक अनप्रोडक्टिव एसेट प्रूव होता है इकोनॉमी के लिए। इन्वेस्टर के लिए तो अच्छा रिटर्न दे रहा है, क्योंकि आपका परमानेंट आउटफ्लो हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज का, और गोल्ड लॉकर में चला जाता है, रीयूज और रिसाइकिल नहीं होता है इकोनॉमी में। तो एक 30,000 टन भारत के घरों में गोल्ड है, अगर हम एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ला सकें जिसमें गोल्ड जमा करने पे कुछ ब्याज मिले, आई थिंक उससे एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। लास्ट ईयर हमारा गोल्ड का इंपोर्ट $70 बिलियन था, तो उससे एक राहत मिलेगी। और दूसरा, अब जो है कि कोई, जैसे हमने डेटा सेंटर में टैक्स हॉलीडे दिया है 2047 के लिए, अगर हम वो सेमीकंडक्टर्स में, क्लीन एनर्जी में, 2-3 सेक्टर्स में अगर एक हमें लंबी अवधि का टैक्स हॉलीडे दें, तो वहां पे बड़ा FDI भारत में आ सकता है, क्योंकि एनर्जी स्पेस में भारत में बहुत तेजी से रिफॉर्म हो रहा है। ओके, ये बढ़िया सुझाव आपने दिया है। अब श्रीवास्तव जी, आप बताएं सर, आपको क्या लगता है, डॉलर आए विदेशों से, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि विदेशी निवेशकों का रुझान भारत की तरफ तेज़ी से बढ़े, या पॉजिटिविटी आए? अभी तो क्या है कि वो बेच ही रहे हैं, है ना, लगातार बेच रहे हैं। तो आप क्या सुझाव देंगे सर कि उनकी बिकवाली रुके और वो बाइंग में आए? देखिए, अब तक जो सुझाव दिए गए हैं वो बहुत अच्छे सुझाव हैं और बहुत टाइमली हैं, उन पर एक्शन तो ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन समस्या जो है एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और सडनली एक शॉक के तौर पर उभर रही है। क्योंकि अभी देखिए, यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा आया, तो यूएस में भी इन्फ्लेशन बढ़ करके 3.9 करीब-करीब 4% तक पहुँच रहा है। इसके कारण वहाँ पर जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और जैसे ही वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, भारत से पैसा और यूएस की ओर जाएगा। डॉलर एक्चुअली आने की बजाय जो है, डॉलर जो है वो यूएस की ओर जाएगा। ये एक समस्या है। दूसरा ये है कि जो जितने निवेशक हैं, वो ये देखते हैं कि सबसे पहले ओवरऑल इकोनॉमी कैसा कर रही है परफॉर्म। अब तक जो है वो इंडिया ग्लोबल ग्रोथ लीडर बनी थी, शायद 26-27 में भी ग्रोथ लीडर बनी रहेगी, लेकिन ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, कम से कम 100 बेसिस पॉइंट्स कम हो जाएगा। तो इंडियन इकोनॉमी में रियल रिटर्न क्या आएगा? इन्फ्लेशन बढ़ गया और ग्रोथ कम हो गया, तो मैक्रो तो अट्रैक्शन नहीं बनता है। अब सेक्टोरल अट्रैक्शन बनाने की ज़रूरत है। तो सेक्टोरल में, जैसा ये कहा कि कुछ जो है सेक्टर्स चुन करके, AI में जैसे किया, और कुछ सेक्टर्स चुन करके वहाँ पर PLI को एक्सपैंड करके कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत की ओर रीडायरेक्ट हो। लेकिन ये सब जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मुझे लगता है अट्रैक्ट करने के बजाय जो आउटफ्लो है उसको कंट्रोल करना शायद ज्यादा आसान है। और उसमें दो बातें थोड़ा समझ में आती हैं, हालांकि वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म है। एक तो यह है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, वो जब 2019 में जो रिफॉर्म्स हुए थे, तो थोड़ा काफी रीजनेबल हो गया इंडियन कॉर्पोरेट्स के लिए। लेकिन वो बहुत सा पैसा भारत में न लगा करके बहुत सा विदेशी डेस्टिनेशंस में इन्वेस्ट करने लगे। तो एक तो परसुएट करना चाहिए कि वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में बढ़ाए, क्योंकि दे आर सिटिंग ऑन एडिशनल प्रॉफिट्स। एक तो ये बात है। दूसरा ये है, अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचिए, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड में बहुत सी कंट्री हैं जो कि एज कर रही हैं, जैसे कि रशियन पॉपुलेशन है, जापानीज पॉपुलेशन है, और ये लोग इंडियन पॉपुलेशन को वेलकम भी करेंगे। लेकिन इंडिया के बहुत से स्टूडेंट्स US और यूरोपियन इकोनॉमीज में चले जाते हैं। ठीक है। और बहुत सा जो डॉलर की डिमांड है या अदर यूरोपियन करेंसीज की डिमांड है, वो इंडियन स्टूडेंट्स के द्वारा बनती है। तो अब वो स्टूडेंट्स जो है वो हायर
लर्निंग के लिए, टेक्निकल लर्निंग के लिए उनको और कंट्रीज में डाइवर्सिफाई करना चाहिए और यहाँ पर कम जाना चाहिए, क्योंकि वो Perfect. बहुत एक मेजर डिमांड उनके द्वारा जो है उत्पन्न होती है, जिसको कि कम करना शॉर्ट टर्म में बहुत कठिन है, लेकिन ये एक स्ट्रक्चरल चेंजेस है जो हमको ज़रूरी है इस समय। बिल्कुल, ये बहुत बहुत ही बेहतरीन सुझाव हैं और इन सुझावों पे अगर ठीक तरीके से अमल किया जाए तो जाहिर तौर पे हम समस्याओं को बहुत हद तक सॉल्व करने में कामयाब हो पाएंगे। आखिरी सवाल पवारी जी आपसे, एक खबर ये आ रही है कि जो विदेशी निवेशक हैं उनको भारतीय बॉन्ड में निवेश करने में कुछ टैक्स में राहत मिल सकती है। इस तरह के सुझाव शेयर मार्केट के लिए भी आ रहे हैं कि वहाँ पर भी कुछ उनको रिलीफ दिया जाए, ताकि जो बात श्रीवास्तव सर ने कही कि आउटफ्लो अगर आपने रोक दिया तो उससे भी बहुत हद तक आपको आसानी होगी। तो आपको लगता है कि अगर ये हो जाता है विदेशी निवेशकों के लिए तो एक शार्प रिकवरी हम रुपए में देखेंगे, तेज़ रिकवरी? देखिए, शार्प अप्रिसिएशन थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि अगर हम आरबीआई का बैलेंस शीट देखेंगे तो आरबीआई भी करीब करीब $70 बिलियन जो है वो शॉर्ट है अपने फॉरवर्ड बुक पे। तो हमें लगता है कि अगर कोई इनफ्लो आता है तो नीचे के लेवल पे आरबीआई भी आके इंटरवीन करेगा और जो नेचुरल डिमांड रहेगा इंपोर्ट्स का वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो शार्प अप्रिसिएशन नहीं लगता है, लेकिन ये बात निश्चित है कि 96 एंड हाफ का जो लेवल है जी। वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ओके, और हाँ। एक इम्पोर्टेंट मैं बात आपको कहना चाहूंगा जी। कि हम डोमेस्टिक फैक्टर्स का तो बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल फैक्टर्स पे दो चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। एक है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स लास्ट एक साल में 12% टूट चुका है और डी डॉलराइजेशन जो थीम है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स 98 का लेवल तोड़ता है और 94 की तरफ मूव करता है तो वो भी रुपये को राहत देगा। और दूसरा है कि कच्चा तेल यहाँ से 10-15% गिरता है तो भी रुपये को राहत मिलेगी। परफेक्ट। तो ये महत्वपूर्ण सुझाव। बहुत शुक्रिया पवारी जी आपका, श्रीवास्तव सर आपका और गुरमीत सर आपका आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।